नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीकर्स द लर्निंग ऐप पर। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं एक सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ और अपने सपने को कर सकते हैं पूरा। अगर आपका सपना है एग्रीकल्चर से बीएससी करने का एक बेस्ट कॉलेज में, तो आपके लिए चैट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी की गजब की तैयारी बेस्ट फैकल्टी के साथ यहां उपलब्ध है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आज के अपनी इस क्लास के अंदर चलेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर, जिसके अंदर हम देखते हैं। देखो, हमने देखा था इससे पहले रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम हम पढ़ रहे थे। संयोजन के नियम ये हम तीसरे लेक्चर के अंदर तैयार करने वाले हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ये इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसके अंदर हमने पहला लॉ जो देखा था उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम ये हम पहले वाले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी इसे कहा जाता है। द्रव्य की अविनाशिता, अविनाशिता का नियम भी इसे कहते हैं। तो क्लियर हुई बात। इस नियम को हमने अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया और देखा। नियम यह था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितना आप क्रिया कारक रिएक्शन में काम में लेते हैं, प्रोडक्ट का द्रव्यमान भी उतना ही हमें प्राप्त होगा। यानी कि क्रिया कारक का द्रव्यमान बराबर होगा प्रोडक्ट का द्रव्यमान। मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। इस नियम के अगर हम बात करें तो ये जो नियम है, नियम दिया था लेवोशियर। किसने दिया था? लेवोशियर ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दूसरा नियम, जिसे बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम यह है हमारा दूसरा नियम। केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ है, जिसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर हुई बात। इस नियम को दिया था प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है इसे, यानी कि गिवन बाय प्राउस्ट। ये प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोजन का ये नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रहना बहुत चाहिए। देखो ये नियम क्या कहता है। नियम यह है कि किसी भी यौगिक के अंदर, जो यौगिक प्रकृति में है, जिसका अस्तित्व है, स्टेबल है, उसकी बात करता है। तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है। भारों का अनुपात निश्चित होता है।
ये आपका ये नियम कहता है, भारों का अनुपात निश्चित होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल से ही ये समझ में आ जाता है। देखो इस एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं H2, ये सूत्र है जल का, वाटर का फॉर्मूला ये WATER, वाटर। इसके अंदर दो तत्व है बच्चों, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। क्लियर हुई बात? हाइड्रोजन के यहां पर दो परमाणु हैं, ये दो एटम है हाइड्रोजन के। अगर हम इनका भार देखें तो यहां पर इनका जो वेट है वो होगा 2 × 1 बराबर 2। ऑक्सीजन का भार अगर देखा जाए तो एक एटम है और एक का होता है 16, इसलिए इसका भार का अनुपात हुआ 16। मतलब H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात अगर हम देखें तो ये बनता है 1:8। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात जल के अंदर है। अब ये वाटर, ये अनुपात फिक्स है। ये क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, भारों का अनुपात, अनुपात निश्चित रहेगा, निश्चित रहेगा, निश्चित रहेगा। इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम भी कहा जाता है। ये अनुपात निश्चित रहेगा। जल का स्रोत चाहे कोई भी हो, स्रोत चाहे कोई भी हो, स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए जल। अब मान लीजिए इस जल का स्रोत ये एक नदी का जल है, रिवर का वाटर है, नदी का जल है, या फिर ये वर्षा का जल है, वर्षा का जल है, या फिर ये किसी कुएं का जल हो, कुएं का जल हो, किसी भी स्रोत से तैयार किया गया हो, या फिर ये लैब में बनाया गया, लैब में बनाया गया हो। तो डियर स्टूडेंट, H2O का सोर्स चाहे कोई सा भी हो, H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे और उनके भारों का अनुपात निश्चित होगा। इसलिए इस नियम को स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम भी कहा जाता है और ये प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट नियम पर हम चलते हैं। नियम नंबर 3, थर्ड लॉ। ये तीसरा नियम आपके सामने आ चुका है और इसे कहेंगे हम गुणित अनुपात का। इसको कहेंगे प्यारे बच्चों गुणित अनुपात का नियम। ये है आपका तीसरा, ये गुणित अनुपात का नियम हुआ। इस नियम में क्या खास बात है वो भी हम जानने वाले हैं। अब इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा अंडरलाइन। गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, ये सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए। ये दिया था डाल्टन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा इसे दिया गया है, डाल्टन के द्वारा इसे दिया गया। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात है, नियम ये कहता है कि जब दो तत्व, ध्यान, जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाता है, कोई से भी दो तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, अगर वह एक से अधिक यौगिक बनाता है तब
एक तत्व का निश्चित भार, एक तत्व का भार निश्चित होना चाहिए। तो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोजन करता है तो दूसरे तत्व के भार का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। मतलब ये हुआ कि दो तत्व आपस में संयोजन करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तब एक तत्व का भार तो निश्चित होगा, लेकिन उन यौगिकों के अंदर अगर हम देखें तो दूसरे तत्व के भारों का अनुपात एक सरल अनुपात होगा, सरल संख्या होगा। आइए इस नियम को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। तो गुणित अनुपात का नियम है, सरल गुणांकों में होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर मान लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो दो तत्व है ये आपस में क्रिया करके ये साल्ट बना रहे हैं। एक तो बना रहा है N2O, दूसरा बन जाएगा N2O2, तीसरा बन जाएगा N2O3, चौथा बन जाएगा N2O। अब इनके अंदर आप एक विशेषता देखेंगे, दो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। इन सभी यौगिकों के अंदर नाइट्रोजन के भार का अनुपात निश्चित है। तो यहां पर मैं बता देता हूं, नाइट्रोजन का भार अनुपात ऑक्सीजन का भार। अब यहां पर इनके भारों का अनुपात देखते हैं इसमें क्या दृश्य हमें देखने को मिलता है। नाइट्रोजन का भार इसके अंदर कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन है 28। ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा इसके अंदर? ऑक्सीजन का भार है 16। अगले वाले में आ जाएगी, नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं तो इसका भार हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का भार है 32। तीसरे एग्जांपल में देखते हैं तो यहां पर हमें N2O3 दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन का भार 28 एंड ऑक्सीजन का भार हो जाएगा 16 या 48। इसमें देखिए आप नाइट्रोजन के भार का अनुपात 28 में आएगा और ऑक्सीजन का भार का अनुपात हो जाएगा 16 चौको 64। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो यौगिक है, इन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन करी। केमिकल रिएक्शन करने के बाद हमने पाया कि इन्होंने दो से ज्यादा यौगिक बनाए। ठीक है, तो यह दो से अधिक यौगिक बनाए। तो इन यौगिकों में सभी इन यौगिकों के अंदर अब ध्यान से देखते जाइए, बस इन सभी यौगिकों के अंदर नाइट्रोजन के भार का अनुपात क्या है? 28 है। यानी कि नाइट्रोजन का भार क्या है? निश्चित भार, निश्चित फिक्स है, सबके अंदर 28 आ रहा है। अब इन यौगिकों के अंदर अगर हम ऑक्सीजन के भारों का अनुपात देखें तो ये सब 16 से कट रहे हैं। 16 एकम 16, 16 दुआ 32, 16 दिया 48 और 16 चौक 64। तो नाइट्रोजन का भार कितना है? 28, लेकिन ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना आ रहा है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये आपका एक सरल गुणांक है, सरल संख्या है, सरल गुणांक या सरल अनुपात, इसको कह सकते हैं अपन सरल अनुपात। ये इसको आप कह सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये है आपका गुणित अनुपात का नियम। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। किसने दिया? ये डाल्टन ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहता है नियम कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व का भार का अनुपात निश्चित रहेगा, तो दूसरे तत्व के भारों का अनुपात अगर निकाला जाए तो वह एक सरल अनुपात में प्राप्त होगा, सरल संख्या में प्राप्त होगा। वह किसी सरल संख्या का गुणांक होगा,
इसलिए इसको कहा जाता है गुणित अनुपात का। क्लियर हुई बात? चलो अब चलते हैं अपन नियम नंबर 4। यह है आपका चौथा फोर्थ नियम है बच्चों। इसमें देखेंगे अपन व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे कहेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का, यह है आपका व्युत्क्रम अनुपात का। ठीक है, चलो आइए देखते हैं यह नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। यह हमें सबसे पहले ध्यान रखना। तो व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि इन नियमों को कैसे याद रखना, तो उस वीडियो को देखिए, आप पाएंगे कि इस नियम को दिया गया था रिचर के द्वारा। इसका नाम रिक्टर के नाम से भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है, रिचर ने ये नियम दिया था। अब ये नियम क्या कहता है वह हम आपको बताने वाले हैं। देखो ये नियम ये कहता है कि अगर आपके पास दो तत्व हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो तत्व है और वह किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोजन करके दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं। क्लियर हुई बात? दो तत्व है, दो अलग अलग तत्व है, वह किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोजन करके यौगिक बनाते हैं, तो इन यौगिकों के भारों का अनुपात उन दोनों तत्वों तो पहले आपने लिए 1 और 2, उन दोनों तत्वों के भारों के अनुपात का सरल गुणज या बराबर होता है। यह आपका नियम है। मतलब यह कहता है नियम कि जब दो तत्व है, दो तत्व मान लेते हैं x और y, x एंड y, किसी तीसरे तत्व, किसी तीसरे तत्व, इसको मान लेते हैं ये z है, किसी तीसरे तत्व से संयोजन करते हैं, संयोजन करते हैं। तीसरे तत्व से क्या करना है? रासायनिक अभिक्रिया करना है। कैसे कर रहे हैं? संयोजन करते हैं जेड के निश्चित भार के साथ, निश्चित है भार के साथ, इसके साथ होना चाहिए निश्चित भार के साथ संयोजन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हमें दो नए यौगिक मिलेंगे, ठीक है, उनके भारों का अनुपात। अब देखो निश्चित भार के साथ संयोजन करते हैं तो बनने वाले यौगिकों के भारों का अनुपात x और y तत्व, x व y की क्रिया से, जब कोई नया यौगिक बनेगा की क्रिया से, x और y की क्रिया से बने यौगिक के तत्वों के भारों के अनुपात के बराबर होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो वह एक सरल संख्या में गुणज होगा या सरल
गुणज होगा। यह है आपका व्युत्क्रम अनुपात का। अब इसकी लैंग्वेज देखिए। जब दो तत्व x और y किसी तीसरे तत्व z से संयोजन करते हैं तो z के निश्चित भार के साथ संयोजन होना चाहिए। तो बनने वाले यौगिक के भारों का अनुपात तत्व x और y की क्रिया से बने यौगिक के तत्वों के भारों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है वो आपको बता दें। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों, हमारे पास दो तत्व है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। क्लियर? एक तत्व है आपका हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ये तीसरे तत्व है, तीसरे तत्व को अलग कर देते हैं थोड़ा। ये तीसरा तत्व है और ये मान लेते हैं हम सल्फर है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो है आपका पहला एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट और इसको हमने नाम दे दिया तीसरा तत्व, ये थर्ड एलिमेंट। क्लियर हो गई? तो जब दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया नहीं करवानी है, तीसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करवानी है, इनके अभिक्रिया से एक साल्ट बनेगा जिसका नाम है H2S। ठीक है? और ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो यहां पर एक नया साल्ट बनेगा, मतलब लवण बनेगा, वो होगा H2O। इन दोनों की क्रिया से क्या बनेगा? इन दोनों की क्रिया से बनेगा, डियर स्टूडेंट यहां पर आप बना सकते हैं H2O। क्लियर हो गई बात? तो देखो अब लैंग्वेज को पकड़ते हैं। दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास है, दो तत्व। तीसरे तत्व जो कि सल्फर है के निश्चित भार से, देखो इसमें भी सल्फर का भार कितना है? सल्फर का भार 32 है, यहां पर भी 32 है। तीसरे तत्व के निश्चित भार से दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो दो यौगिक बन रहे हैं इनके भारों का अनुपात H2O के भारों के अनुपात के या तो बराबर होगा या सरल गुणांक में होगा। ये आपका नियम है, यानी कि H2S और SO2 के भारों का अनुपात, कहने का मतलब ये है H2S एंड SO2 के भारों का अनुपात इक्वल, बराबर भी हो सकता है, सरल संख्या में भी हो सकता है, इक्वल H2O के भार के अनुपात के बराबर अनुपात। यह है इसकी कहानी। चलो अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है आपका, उसका नाम है नियम नंबर 5 आ गया है। ये चौथा नियम है, पांचवा नियम यहाँ पर हम देखते हैं। ये आ गया पांचवा। पांचवा नियम है बच्चों गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का ये किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, ये गेलुशाक द्वारा दिया। किसने दिया था? गेलुशाक ने दिया। क्लियर हो गई बात? तो गेलुशाक के नाम के एक वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। और नियम क्या कहता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका आयतन एक सरल अनुपात होता है, लेकिन होने चाहिए वो गैसीय प्रकृति। क्लियर हो गई बात? गैसीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का आयतन भी एक सरल अनुपात होता है। अब इसको हम एक
समीकरण के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको पता होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन लगेगी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? ताप और दाब समान होने चाहिए, नियत होना चाहिए, और क्रिया कारक जो है आपके एक सरल अनुपात के अंदर भाग लेंगे। तो नियम कहता है कि नियत ताप और दाब, नियत ताप एंड दाब की अवस्था तभी लगेगा ये ताप और दाब की अवस्था में किसी गैसीय अभिक्रिया, किसी गैसीय अभिक्रिया, गैसीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को या क्रियाकारकों पर इसे अप्लाई कीजिए। भाग लेने वाले क्रियाकारक को का आयतन एक सरल अनुपात होता है। यह है आपका। अब इस नियम पर हम एक समीकरण के माध्यम से फोकस करने वाले हैं। समीकरण मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, यह है हाइड्रोजन और यह है ऑक्सीजन। यह आपस में क्रिया करके H2O बना। ये गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है, तो छोटे कोष्ठक में G लिख देंगे, और ये है लिक्विड स्टेट में, तो यहां पर L लिख देंगे। इस समीकरण को बैलेंस करोगे तो आप पाओगे कि यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन के एटम इधर हो गए और 4 इधर करने के लिए यहां पर भी 2 लगा दीजिए। क्लियर हो गई बात? अब अभिकारक ये रहे, इनके क्रिया कारक जो है यह है क्रिया कारक के भारों का अनुपात, इनका जो रेशियो है वो 2:1 है, और ये आपका सरल अनुपात है, एक सिंपल अनुपात है, सरल अनुपात। ठीक है, तो यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन, मतलब ये हुआ 1 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 44.8। कितना हो जाएगा? 1 लीटर गैस का आयतन 22.4 लीटर, तो 2 मोल है, इसलिए इसका वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, उसका डबल कर दीजिए, 44.8 लीटर बोल सकते हैं इसे, और इसे आप बोल सकते हैं 22.4। इनका अनुपात अगर आप देखोगे तो एक सरल अनुपात ही आपको मिलने वाला है। तो ये था 5वां नियम, गैसीय आयतन का नियम, और ये गैलीशार्क ने आपको दिया है। क्लियर हो गई बात? अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि होता क्या है बच्चों, इसके अंदर एक मोल कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम चलते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर, ये टॉपिक है मोल अवधारणा। क्या है आपका मोल अवधारणा? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस
बहुत ज्यादा होता है। इसको अंग्रेजी में मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल अवधारणा। देखो अब यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। मोल अवधारणा में हम जानेंगे कि एक मोल क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास है बच्चों एक बैलेंस, ये एक तराजू है, ये है आपकी बैलेंस टूला। ये बिल्कुल बैलेंस स्टेज पर है। इस तराजू के यहां पर हमने लगा दिया एक पलड़ा, और एक पलड़ा यहां पर बनाने वाले हैं, ये इसे जोड़ दिया है, एक तराजू बन चुकी है। इस तराजू का एकदम बैलेंस 0-0 है, कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार का कोई विचलन हमने नहीं। अगर हम यहां पर 12 ग्राम का वेट रखते हैं, कितना ग्राम, यह है 12 ग्राम, WEIGHT वेट हमने यहां पर रख दिया, 12 ग्राम का वेट यहां पर रख दिया। तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि ये जो बैलेंस है ये अब ऐसे झुक जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, दूसरी तरफ अब हम कुछ चीज डाल रहे हैं। क्या डालेंगे, ये है कार्बन 612। क्या है ये है बच्चों कार्बन का समस्थानिक है, ये है कार्बन का एक समस्थानिक है। क्लियर हुई बात, आइसोटॉप ऑफ कार्बन। इस कार्बन के समस्थानिक के हमने परमाणु निकाले, और इसके अंदर इसके क्या निकालेंगे, एटम। ये एटम लिए परमाणु छोटा होता है, अविभाज्य तर होता है। क्लियर हो गई बात, एटम लिए और यहां पर हमने डालना स्टार्ट कर दिया, ये हमने इसके अंदर एटम रख दिए। अब सोचिए आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये जरा यहां पर देखिए और विचार कीजिए। तो आप पाएंगे कि यहां पर हम कार्बन के एटम जो इस तरफ डाल रहे हैं, या तो इनकी संख्या इतनी हो कि ये बराबर हो जाए, बिल्कुल यही करेंगे। अभी बराबर नहीं हुआ, बैलेंस आपका इधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो यहां पर हमने एटम्स और डाले और डाले और डाले और डाले, अब जाकर के आपका बैलेंस इक्वल हुआ है। तो हमने देखा बच्चों, ये जो कार्बन के एटम है, किसके, कौन से कार्बन के, ये कार्बन 12 के है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्बन 12 समस्थानिक के एटम है, इनकी संख्या हमने देखी तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर -+23 के बराबर है। 6.022 गुणा 10 की घात है 23 के इक्वल आ रही है। इसी संख्या को डियर स्टूडेंट, इसी संख्या को एक मोल या आवोगाद्रो संख्या कहा गया, आवोगाद्रो Na कहा गया। तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, या एक मोल के अंदर कितनी संख्या होती है, तो आपको बताना है एक मोल के अंदर 6.022 गुणा 10 की घात 23 होते हैं। अब ये क्या है, ये अणु हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये आयन हो सकते हैं। एक मोल के अंदर ये जो भी है इतनी चीजें। तो बेसिकली यहां पर आपको
क्या सीखने को मिला? यहां पर हमें यह सीखने को मिला कि एक मोल ये एक संख्या है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, एक मोल एक संख्या है। किसकी संख्या है ये है कार्बन के समस्थानिक C12 12 के कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। किसके बराबर होगा इनका वेट? इनका वेट होता है 12 ग्राम के बराबर। क्लियर हुई बात? यहीं से आपके मोल की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि एक मोल C12 एक मोल कार्बन 12 के एटम्स की वह संख्या है, कार्बन 12 यानी कि कार्बन परमाणु के समस्थानिक C12 के परमाणुओं की या एटम्स की वह संख्या है जो 12 ग्राम के बराबर हो, 12 ग्राम के बराबर है। यानी कि इतने जो एटम है कार्बन 612 के, इनका वेट अगर हम देखें तो 12 ग्राम के बराबर आ रहा है। तो एक मोल को और अलग तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी एक मोल कार्बन 12 में होती है उतनी उस पदार्थ की भी होनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की 12 ग्राम कार्बन 12 के समस्थानिक 12 ग्राम कार्बन 12 के समस्थानिक वाला जो कार्बन है इसके कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो इस संख्या को हमने बोल दिया एक मोल। तो एक मोल बराबर कई बार एग्जाम में आ जाता है, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23 होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी। तो यहाँ पर यह IMP निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पुटअप किए जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि मोल की परिभाषा, ये क्वेश्चन आपके जेड में आया हुआ है। मोल की परिभाषा किस तत्व के आधार पर ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन में बता रहा हूं, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन आ गया ऑक्सीजन 8 16 1 1, तीसरा ऑप्शन सी आ रहा है कार्बन 6 12 और ऑप्शन नंबर डी में है कार्बन 6 30। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन कार्बन के आपको मिल रहे हैं, तो इसमें से है तो दोनों ही कार्बन, लेकिन डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो कि इसके अंदर हमने कार्बन 612 वाली समस्थानिक को सेलेक्ट किया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन 612। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है वो देखते हैं। एक मोल या आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? संख्या का मान कितना है, मान होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए
6.022 इंटू 10⁻⁻23। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है 6 इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ऑप्शन को, 60.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाता है 6.022 गुणा 10⁻23। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आ गया 022.0226 इंटू 10⁻22। ये भी आपके सामने है। तो आई होप इसका राइट आंसर आपको पता होगा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब तक के मैटर में मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन यहां पर बन सकता है? देखो क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि आपके पास 2 मोल संतरे हैं, ऑरेंज, संतरे मानी ऑरेंज, ये आपके पास है। तो बताइए संतरे हैं तो इनकी संख्या है कितनी है इनकी संख्या, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपको मिल रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10⁻22। ऑप्शन नंबर सी 12.044 इंटू 10⁻23। एंड ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया 12.044 इंटू 10⁻22। तो किसी भी ऑप्शन को टिक करने से पहले एक बार हमें सोचना चाहिए, क्या हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, क्या हम घात सही लगा रहे हैं, पावर को कैसे सोल्व करना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। क्वेश्चन इजी होता है, कई बार ऑप्शन कठिन हो जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। देखो 2 मोल ऑरेंज गिवन है, हमें 2 मोल संतरा है। हम जानते हैं बच्चों कि 1 मोल अगर कोई भी पदार्थ है, 1 मोल, तो उसके अंदर अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या कितनी होगी? इतनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हमें 2 मोल दिए हैं, इसलिए इस संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए और इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट? तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाली स्लाइड ये थी आपकी, इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला देखो मोल कंसेप्ट के अंदर अब हम धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। अगर हमें मोल ज्ञात करना है तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मोल MOL ये होता है बच्चों ग्राम प्रति अणु। अगर हमें किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा गिवन है, ग्राम मात्रा, तो हमें उस पदार्थ के एक अणु के अणुभार से डिवाइड कर देना चाहिए। ग्राम मात्रा बटा अणुभार। ग्राम मात्रा को अपन आगे चल के लिखेंगे GM और अणुभार को लिखेंगे MW। तो आई होप आपकी ये समझ में आई होगी बात। और यहां पर अगर हम देखें तो
देखो क्या दृश्य देखने को मिलता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। इस सूत्र को कर लेते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। ये है आपका बड़ा ब्रैकेट मचला और इसको हमने कर दिया। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसलिए इसके ऊपर लगा देता हूँ स्टार, चारों कॉर्नर्स पर 4 स्टार। मतलब ये सूत्र हर एंगल से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मोल क्या हुआ, ग्राम मात्रा बटा अणुभार को हम मोल बोलेंगे। आपको मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट कि मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा को मापने का एक ऐसा ही मात्रक है। क्या है ये, पदार्थ की मात्रा का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम है, मात्रा का एसआई या मूल मात्रक है, मूल मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना है। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का एसआई 7 मूल मात्रक होते हैं जो हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, उनमें से ये एक है। तो पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है बच्चों ये, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मूल मात्रक क्लियर हुई बात, मोल ऐसे निकालना है। डियर स्टूडेंट अब मैं आपको लेके चलता हूं अणुभार की ओर। अणुभार कैसे, देखो ग्राम में मात्रा आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगी सिंपली। अब अणुभार हमें निकालना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर मोल के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अणुभार, देखो अणुभार क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसको लिखेंगे अपन mw, और किसी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के भारों का योग होगा अणुभार। क्या होगा ये, किसी अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं या सभी परमाणुओं के भारों का योग होता है, भारों का योग है, योग, ये आपका अणुभार होगा। अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 H2O। अब देखो इसका अणुभार कितना होगा, हाइड्रोजन के परमाणु का भार 1 होता है, तो यहां पर 2 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 2 इंटू 1 प्लस। ऑक्सीजन भी है जल के अंदर, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, तो 1 गुणा 1 एटम का भार कितना होगा, 16। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 18। क्लियर हो गई बात। तो हम अणुभार पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें आगे दिक्कतें ना आए, फिर मोल को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। देखो अणु होता क्या है ये भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अणु परमाणुओं के संयोजन से बनता है। कितने परमाणुओं के संयोजन से, ये 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से, के संयोजन से अणु का निर्माण होता है, संयोजन से अणु बनता है, अणु बनता है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि अणु के अंदर कम से कम 2 परमाणु होंगे और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने परमाणु कहां से क्या बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये परमाणु है, एटम ऑफ हाइड्रोजन।
इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H2 बनेगा। ये है एटम और ये भी है एटम। ये आ गया आपका मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं परमाणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉरी इसे कहेंगे आप अणु। ये हो गया आपका अणु। और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो अगला एग्जांपल यह है नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन बराबर H2। ये नाइट्रोजन का एक अणु बन चुका है। ऐसे अणु के अंदर अणु और अणु आपस में जुड़ के एक बड़े अणु का भी निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम चले, ये नाइट्रोजन का एक अणु है और यह हाइड्रोजन का अणु है। इनकी क्रिया से अमोनिया गैस का एक अणु बनेगा। तो ये भी अणु है। तो एटम प्लस एटम, इसमें भी एटम, यहां पर भी एटम, ये भी एटम। बट डियर स्टूडेंट, ये अणु है, ये अणु है और ये भी अणु है। तो अणु अणु आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक बड़ा अणु बना लेंगे। तो ये आपका अणु बन चुका है। आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। एटम जो होता है ये अस्थायी होता है। एटम क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। जबकि अणु जो चीज होती है वो आपको स्थायित्व में मिलेगी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अणु क्या होगा, स्थायी होगा। इसलिए प्रकृति के अंदर सभी परमाणु आपस में क्रिया करके एक स्थायी स्पीसीज यानी कि अणु का निर्माण करने के लिए तैयार। कुछ परमाणु होते हैं अक्रिय गैसों के, जिन्हें हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन उचित परिस्थितियों में जिनोन और क्रिप्टॉन भी रासायनिक अभिक्रिया कर ही लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। ध्यान दें, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। परमाणु आपस में क्रिया करके अणु बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि वह स्थायी तभी होगा। क्लियर हुई बात। तो हमने ये जो अणु बनाया है, हमारा टॉपिक है अणु भार ज्ञात करना। उसमें हमने अणु को भी देख लिया, अब अणु भार कुछ आपको मैं अणु भार बता देता हूं, देन उसके बाद आपको अणु भार निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, ये है आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार होता है 1। परमाणु भार। दूसरा आपको ध्यान रखना है हीलियम। ये हीलियम, हीलियम का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। यहां पर ऊपर वाली जो संख्या है वो परमाणु भार को शो करेगी और नीचे वाली जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक को शो करेगी। तो अभी इतना आप ध्यान रखिए। तीसरा है डियर स्टूडेंट, लिथियम का भी आप याद रख लीजिए। लिथियम प्रतीक होता है Li, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 7 होगा। चौथे नंबर पर आपको ध्यान रखना चाहिए बेरिलियम। इसका नाम है बेरिलियम, प्रतीक Be 4 और ये होता है 8। तो ये लगभग 2 गुणे के आसपास होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये 2 गुणे से ज्यादा भी होता है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ चलो, अब आ जाइए बोरॉन के पास। बोरॉन का 5 और ये हो गया 10। छठे पर आपको ध्यान होना चाहिए कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार होता है 12। 7 पर ध्यान रखना चाहिए आपको नाइट्रोजन का। हम इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से उन पर फोकस कर रहे हैं, है ना।
तो बाद में प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक बैठ जाता है। 7 और 1 भी आपका। इसके बाद आ जाइए आप ऑक्सीजन के पास। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर 8 और परमाणु भार होता है इसका 16। ऑक्सीजन के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए सल्फर का। सल्फर का H और इसका होता है 32 होता है और एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर के बाद आपको फास्फोरस का भी पता होना चाहिए। फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक होता है P और इसका एटॉमिक नंबर 15 और ये होता है 31.5। फास्फोरस के बाद आप आ जाओ फ्लोरीन पर। फ्लोरीन, डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन का अगर हम देखें तो सिंबल तो हो गया आपका F और एटॉमिक नंबर होता है 9 और ये होता है इसका 19। इसके बाद आपको क्लोरीन का भी पता होना चाहिए। क्लोरीन सिंबल Cl, नंबर 17 और एटॉमिक मास होता है इसका 35.5, यानी कि परमाणु भार 35.5 होता है इसका। देन इसके बाद अगर हम चलें तो आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे कॉपर है C, इसको बोलेंगे आप कॉपर। कॉपर का प्रतीक Cu है 29 और ये आपको ध्यान रखना है 63 या 63.5, दोनों में से कोई डिजिट आ सकती है। 63.5 से आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको एल्यूमिनियम का भी पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास होता है इसका 27। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही पता होने चाहिए। ये अगर हमें पता है तो अब परमाणु भार के माध्यम से हम किसी भी अणु का अणु भार निकाल सकते हैं। चलो आइए ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन जो आपके जेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा? अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्वेश्चन। जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, तो इसका अणुभार देखो। पहले तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट ग्लूकोज का, लेकिन ध्यान रखना ये फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है। तो ये आपके ग्लूकोज का भी है और यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी है। और ये दोनों ही शुगर होती है, शर्कराएं होती है। फ्रक्टोज को आप फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसका अणुभार आपको निकालना है। ये हो गया इसका अणुभार MW बराबर। प्यारे बच्चों इसके अंदर ये देखो कि इस अणु के अंदर ये एक अणु है, किसका? ग्लूकोज का एक अणु है जिसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मौजूद है। तो कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का तीनों परमाणुओं के भारों का योग अगर हम कर दें तो अणुभार निकल के आ जाएगा। लेकिन करना कैसे? कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के भी 6 है। एक बार हैबिट में हुआ और फिर इतनी कोई दिक्कतें नहीं है। कार्बन करेंगे, कार्बनों की संख्या 6 है और एक कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 12 है इस फॉर्मूले के अंदर और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है डियर स्टूडेंट 1 प्लस
6 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का होता है डियर स्टूडेंट 16। अब आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, आपको इनको जोड़ना है। तो ये हो गया 12 6 72, 12 एकम 12 प्लस 6 इंटू 16 बराबर ये बनेंगे 96। अगर हम इन सबको जोड़े तो 6 2 8 और 2 10, 9 10 7 17 और 18, ये यूनिफाइड मास के अंदर आ चुका है और इसको कर देते हैं अपन ब्रैकेट के अंदर बंद। ये हो गया इसका अणुभार। तो ग्लूकोज के एक अणु का अणुभार कितना हुआ 180। तो ये हमारे मोल कंसेप्ट में चाहिएगा, इसलिए इनकी हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं चीनी, शर्करा मीठी वाली, शुगर, सुक्रोज, कैन शुगर, कैन शुगर, ये गन्ना की शर्करा है, गन्ना की शर्करा। एक ही नाम है सारा का अणुभार बराबर क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, किसी भी नाम से ये आ सकता है। तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका सूत्र होता है C12 H22 O11। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब तरीका वही अपनाना है, 12 कार्बन है प्लस 22 हाइड्रोजनों का जोड़ना है प्लस 11 ऑक्सीजनों का जोड़ना है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है तो इस चीज को ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ये ऑक्सीजन। अब आ जाओ, कार्बन 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन है 22 इंटू 1 का 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का होता है डियर स्टूडेंट। इन सबको गुणा करके अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 342 मास। ये इसका राइट आंसर हुआ। तो इसका हो गया डियर स्टूडेंट 342। यहाँ पर लिखा हुआ है यू, और यू का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऐसे आपने चीनी का भी निकाल लिया, अब किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ गया यूरिया, अब यूरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो NH2CONH, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना। तो यूरिया NH2CONH2 का अणुभार कितना होगा, अणुभार कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन नंबर दे देता हूं मैं, 120 होगा, 60 होगा, ऑप्शन नंबर 3 पे दे देता हूं 80 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 पर दे देता हूं 140। यहां पर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपका राइट आंसर आपको जो मिलेगा वो होगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों आपके सामने। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको परमाणु भार नॉलेज होना चाहिए, और देन उसके बाद कैलकुलेशन में जल्दबाजी ना करें, वैसे आसान कैलकुलेशन होती है इनकी, जोड़ गुणाई तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है बच्चों CH4 का अणुभार कितना होगा, अणुभार। ये आप सोल्व कीजिए तब तक, और साथ में अगला क्वेश्चन एक और मैं यहां पर आपको देता हूं। क्वेश्चन है भारी पानी, भारी पानी सूत्र होता है इसका D2O का
अणुभार कितना होगा, ये आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं और दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, H11, H12, H13। इसको बोलते हैं प्रोटोनियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम। अब आप गेस कीजिए, इन दो क्वेश्चनों पर अपना आंसर शेयर करने का प्रयास कीजिए। आ रहा हूं मैं अभी 1 मिनट वापिस। तो आइए देखते हैं आपका इसका जो आंसर बना होगा वो आंसर होगा 16 और इसके लिए आपका उत्तर आया होगा। अब वो कैसे आया, इसके अंदर न्यूट्रॉन है और एक ड्यूटेरियम के एटम का भार होता है 2, तो 2 एटम है तो 4 हो जाएगा प्लस 16 बराबर 30। तो इस टाइप से आपको अणुभार निकालने चाहिए। अब हम बात करते हैं मोल पर, वापिस आ जाते हैं। मोल होती है बच्चों पदार्थ की ग्राम्य मात्रा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस पर हम 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तो इसी फॉर्मूले से काम होगा और मोल बड़ा ही अनमोल भी है। क्वेश्चन नंबर 1, 120 ग्राम यूरिया। सूत्र आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। 120 ग्राम यूरिया के मोल बराबर क्या हो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आंसर ऊपर फॉर्मूला देखिए आप, मोल बराबर ग्राम में मात्रा 120 गिवन है अपॉन अणुभार कितना होता है 60, इससे काटोगे उत्तर आपको 2 मोल प्राप्त होगा। यानी कि हम यूं कहें कि 120 ग्राम यूरिया मतलब 2 मोल यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 49 ग्राम H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक H2SO4 के मोल बराबर क्या हो, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। तो इसे कैसे सोल्व आउट करोगे आप, वो भी आपको मैं बता दूंगा। आंसर सूत्र वही लगाना है, ग्राम में मात्रा 49 है अपॉन H2SO4 का अणुभार 98 होता है, 1/2 बार कटेगा, 0.5 मोल इसका उत्तर बनेगा। ये इसका आंसर हो चुका है। तो आई होप आपके मोल समझ में आए होंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगली स्टेप पर चलते हैं। देखो होता क्या है बच्चों, मोल तो हमें पूछेगा ही पूछेगा। ये ग्राम में मात्रा दे दी, इससे मोल आपको लाना है। मोल अगर आपके पास आ गए तो आप अणुओं की संख्या भी ला सकते हैं, अणुओं की संख्या भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात कि कितने अणु हैं कितने नहीं है। अगर अणुओं की संख्या आपके पास आ चुकी है तो यहां से आप परमाणु की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। परमाणु की संख्या अभी देखते हैं, परमाणुओं की संख्या ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और परमाणुओं की संख्या आपको मिल गई है तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं।
प्रोटॉनों की कर सकते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन यहां पर भी देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आ गया कि 36 ग्राम H2O है। तो क्या क्या पूछ सकता है आपसे? मोल पूछ सकता है, तो इसके लिए ग्राम होना जरूरी। ठीक है, मोल से अणुओं की संख्या पूछ सकता है, यानी कि अणुओं की संख्या लाने के लिए मोल चाहिए, और अणुओं की संख्या से ये आपको पता लग जाएगा, और इससे आपको ये पता लगता है, यानी कि इस श्रृंखला को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं। तो इसके लिए देखो 36 ग्राम H2O है। नंबर फर्स्ट, मोल बराबर कितना हो जाएगा? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इक्वल टू 18 दूनी 36 यानी कि 2 मोल। 36 ग्राम मतलब 2 मोल जल हुआ, 2 मोल इट इज H2O है। ये है सही का। अब आपसे पूछ रहा है नंबर सही अणुओं की संख्या। क्वेश्चन क्या कहेगा कि 36 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी? अणुओं की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो अणुओं की संख्या लानी है तो मोल तो लाना ही था इसके लिए। तो मोल कितने थे? तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं। अब ये पदार्थ कोई सा भी हो, ठीक है, तो 1 मोल बराबर इतने अणु हो गए। तो 2 मोल में अणु कितने हो जाएंगे? अणु बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 23। इसको अगर आप सोल्व आउट करते हैं तो आपको रिजल्ट जो फाइंड आउट होता है वो होता है 4.012 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपके अणुओं की संख्या। क्लियर हो गई बात? ये आ गए आपके अणुओं की संख्या। अब अगला नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या कि 36 ग्राम जल के अंदर कुल परमाणु कितने हैं? तो देखो जल के एक अणु के अंदर 3 परमाणु है। जल के एक अणु के अंदर 3 परमाणु है। तो यहां पर मैं इसको आगे लेके जाता हूं थोड़ा। H2O के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो डियर स्टूडेंट आप इसका सूत्र ध्यान से देखो। H2O इसके अंदर 3 परमाणु। H2O के एक अणु में 3 एटम है। तो इतने सारे अणुओं में कितने हो जाएंगे? 3 एटम है। अतः 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणुओं में कुल एटम परमाणु। एक अणु में 3 है, इसलिए इतने अणुओं के अंदर 044 इंटू 10 की घात 23 परमाणु आए। अब ये परमाणु जो है इसमें हाइड्रोजन का भी आ गया और ऑक्सीजन का भी आ गया। अलग अलग भी निकाल सकते थे। तो ये इतने सारे इसके अंदर आपको परमाणु देखने को मिलेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की बात करें, ये कुल एटम आ गया। देखो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें, इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजनों के पास है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 8। यानी कि जल के एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। जल के एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। 2 तो हाइड्रोजन के पास और 2 होते हैं 8 होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो 8 प्लस 2 बराबर 10।
तो चल के एक अणु के पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ इतने सारे अणुओं के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं इस संख्या को 10 से गुणा कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 10 से गुणा करने पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें दिखाई देगी। क्लियर हो गई बात। इससे आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो प्रोटॉन कैसे ज्ञात करोगे। ऑक्सीजन के नाभिक के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो H2O के एक अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु मतलब 2 प्रोटॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। ऐसे आप ध्यान रखना। तो प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है तो 10 से आप गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मोल कंसेप्ट को यहाँ पर संवार के रखा है, सिस्टम से इसको देखा है। ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। चलो अब इसके बाद चलते हैं अपन मूलानुपाती सूत्र की ओर। देखो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र तो अपन ने देख लिया, अणु सूत्र के बाद हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र यह है मूलानुपाती सूत्र। देखो इसका सिस्टम आपको पता होना चाहिए। किसी यौगिक में जब तत्व उपस्थित होते हैं उनके मूल अनुपात या मोलों का जो अनुपात है वही मूलानुपाती सूत्र बनाता है। अणु सूत्र अलग चीज है, मूलानुपाती सूत्र अलग चीज है। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है वो आपको मैं एक उदाहरण से बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए किसी यौगिक में 3 तत्व है, 3 तत्व है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड है। ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी यौगिक के अंदर 3 तत्व एक्स वाई जेड है, जिनमें से एक्स इतना प्रतिशत है, वाई इतना प्रतिशत है, जेड इतना प्रतिशत है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो इसका एक प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूं। तो इनकी प्रतिशत मात्राएं आपको फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। देन इसके बाद क्योंकि ये यौगिक 100 ग्राम में है इसलिए इनकी ग्राम मात्राएं आपको आइडेंटिफाई करनी है। ग्राम मात्रा इसकी x ग्राम बन जाएगी, इसकी y ग्राम बन जाएगी और इसकी हो जाएगी बच्चों z ग्राम। ठीक है, ग्राम में मात्रा फाइंड आउट करने के बाद जो प्रतिशत मात्रा होती है वही ग्राम में मात्रा होनी है। ग्राम में मात्रा के बाद आप इनके मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालोगे, वही ग्राम बटा अणुभार का भाग लगा के निकालना है। मान लीजिए इसका परमाणु भार जो है वो है x, तो इसकी ग्राम में मात्रा बटा इसका परमाणु भार आप मान लीजिए x डैश है, इसका y बटा y डैश और इसका है z, ग्राम में मात्रा बटा इसका परमाणु भार z डैश। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको मोल प्राप्त हो, इसके बाद आपको मोल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मोल देखो कैसे, मान लेते हैं इसके जो मोल बने हैं वो है NX, इसके जो मोल बने हैं वह NY और इसके जो मोल बने हैं वो है NZ। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे छोटा मोल, सबसे छोटा मोल देखना है। कैसे देखेगा, मान लो इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, तो सबसे छोटा मोल यानी कि सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम मात्रा कौन सी की आ रही है वो होगा छोटा मोल। तो सबसे छोटा मोल है और वह हमने माना NX है। कोई भी हो सकता है बच्चों, NX भी हो सकता था, NY भी हो सकता था, या तीनों बराबर भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे छोटे मोल का क्या करना है, सबसे छोटा मोल का
डिवाइडेशन करना है, यानी कि भाग लगाना है सभी के मोल के अंदर। तो nx अपॉन nx, और इसके बाद आपके सामने आ गया, इसके बाद आ गया ny अपॉन nx, और यहां पर आ गया nz अपॉन nx। सबसे छोटे मोल का हमने यहां पर भागे लगाया। भाग लगाने के बाद आपको एक संख्या प्राप्त होगी। मान लेते हैं यहां पर वो जो नंबर है वह n1 है, इसका नंबर n2 है, और इसकी संख्या प्राप्त होती है हमें n3। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको एक फॉर्मूला बनने को मिल जाएगा x, y और z। तो x की संख्या कितनी आ रही है? n1, इसका n1 है, इसके लिए n2 है, और इसके लिए है n3। तो इनको अगर आप इनके साथ लिख देते हैं, जैसे x n1, मान लो एक दो जोड़ी है, y n और z n, तो इस प्रकार जो सूत्र बनेगा इसको बोलेंगे अपन मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र इसे बोला जाएगा। क्लियर हुई बात? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर अगर हम चलें तो यहां पर किसी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है। किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा, ये देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है CH4 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो सिंपली देखो, कार्बन के कितने परमाणु हैं? एक। टोटल कितने परमाणु हैं? 5 गुणा 100। हाइड्रोजन के 4, टोटल एटम 5 गुणा ये 100 बराबर, और ये बराबर, ये कट गया कितने बार? 30 बार। ये कितना कट जाएगा? 30, और 20 चौक 80, यानी कि CH4 के अंदर कार्बन 20% है और हाइड्रोजन है कितना? 40%। इस टाइप का क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रतिशत वैल्यू आपको यहां पर नोट करनी है। तो इस पर आप दिमाग लगाइए।